अगर आप ये वीडियो देखने आए हो, इसका मतलब ये है कि आपको स्टिल लाइफ के बारे में सीखना है और स्टिल लाइफ कैसी करनी है वो समझना है। तो आपके मन में बहुत सारी क्वेरीज होंगे स्टिल लाइफ के रिलेटेड कि स्टिल लाइफ किस तरह से किया जाता है, या फिर स्टिल लाइफ में शेडिंग करना इम्पोर्टेंट है क्या, स्टिल लाइफ हम क्रेयॉन से कर सकते हैं क्या, स्टिल लाइफ को करने के लिए बेस्ट मीडियम कौन सा है, फिर स्टिल लाइफ को करते वक्त अगर हम बाहर से आउटलाइन करें तो मार्क कटेंगे क्या, या फिर हम शेडिंग स्टिल लाइफ की मन से कर सकते हैं, या फिर हम ऑब्जेक्ट्स मन से निकाल सकते हैं। ऐसे आपके मन में बहुत सारे क्वेरीज होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं ये क्वेरीज सॉल्व करने का ट्राई करूंगी और आपको स्टिल लाइफ किस तरह से एक्चुअल में होता है वो समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। मुझे दोनों ग्रेड एग्जाम्स में ए ग्रेड मिला है और मैं 2 सालों से बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम और बहुत सारे सीईटीज की प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसमें से मुझे निफ्ट मुंबई में एडमिशन मिला है। मैं अभी आपको ये कोई दावा नहीं कर रही हूँ कि आज मैं आपको जो भी ड्राइंग्स दिखाऊंगी वो सबसे बेस्ट ड्राइंग्स होंगे, या फिर मैं अपना कुछ अच्छा सुंदर पोर्टफोलियो दिखा रही हूँ। क्योंकि जो भी आप उन आर्टवर्क से सीखोगे, जो भी आप उन आर्टवर्क से समझोगे, उसकी मैं गारंटी देती हूँ कि उससे आप स्टिल लाइफ पूरी तरह से समझ जाओगे। जो मेरे सर जो इस चैनल के फाउंडर है, आपकी तरफ से कुछ मुझे क्वेश्चंस पूछेंगे और उन क्वेश्चंस का जवाब देकर मैं आपको स्टिल लाइफ एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो क्या बोलते हो सर, चालू करें पहले क्वेश्चन के साथ? जी बिल्कुल। तो अनाया, पहला क्वेश्चन पूछता हूँ। तुमने जब मेरे यहाँ पे पहली बार स्टिल लाइफ सब्जेक्ट की शुरुआत की थी तो तुम्हें क्या महसूस हुआ? हम जब ये पहले चालू करते हैं स्टिल लाइफ सब्जेक्ट, तभी हमें पता ही नहीं होता स्टिल लाइफ सब्जेक्ट एक्चुअल में क्या है। कि मुझे भी पता नहीं था कि सामने रखकर एक्चुअली ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना रहता है और फिर उसको कलर करना रहता है। हम ही क्या करते हैं कि हम लोग इस तरह से कुछ मन से करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने खुद से शेडिंग डालने की ट्राई की है और इस क्लॉथ को क्लॉथ दिखाने का कोशिश किया है, पर ये गलत है। आपको सामने रखे हुए चीज को देखकर उसके शेड्स या फिर उसका जो फॉर्म है वो कॉपी करना है। ये जो है एक वॉच है जो मैंने न्यूज़पेपर के इससे कॉपी करके किया था। तो आप देख सकते हो, ऑल्दो ये वॉच सुंदर दिख रहा होगा, पर इसमें मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ कॉपी कर रही हूँ। तो उसके बाद ना मेरे सर ने मुझे ये एक्सरसाइज दिया था, जहाँ पे उन्होंने एक बॉल रखा था सामने, एक्सरसाइज वाला, और उन्होंने कहा था वो बॉल में जो भी कलर्स दिख रहे हो वो कलर्स इसमें उतारना। अभी ये बॉल का कुछ ड्राइंग का पार्ट था ही नहीं, क्योंकि सिर्फ एक गोल निकालना था। कलरिंग के पार्ट पे मैंने ज़रा स्ट्रगल फेस किया, क्योंकि मैंने कभी ऐसे सामने देखकर कलरिंग किया ही नहीं था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे मुझे लगा था इधर पर्पल था तो मैंने पर्पल ऐड किया है। इवन यहाँ पे मुझे लगा था हाईलाइट है तो मैंने हाईलाइट छोड़ने की कोशिश की है। तो आगे जाके मेरे सर ने क्या किया, मुझे एक क्रम्बल्ड पीस ऑफ पेपर दिया। तो अभी ये क्रम्बल्ड पीस ऑफ पेपर में क्या हुआ कि मुझे सामने देखकर उसकी शेडिंग करनी ही पड़ी, क्योंकि मैं जिस लेवल पे थी तभी मुझे इतना नॉलेज नहीं था शेडिंग करने का, या फिर शेडिंग का ही किसी को नहीं होता। उस टाइम मेरी एक हैबिट बन गई कि मैं सामने देखकर वो ऑब्जेक्ट करने लगी। जैसे कि मैंने ये पेपर किया था, उसके आगे उन्होंने वही पेपर का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो ये पेपर उस कुछ इस तरह से दिखने लगा। उस टाइम पे एक थोड़ी अच्छी हैबिट बन गई कि मुझे देखकर चीजें करना समझ में आने लगा। उसके बाद मुझे सर ने होमवर्क दिया था कि इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट सामने रखकर देख के करना। तो उस तरह से मैंने ये ऑब्जेक्ट्स किए हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ये नारियल किया है, ये जो नारियल है ये ही किया है। पर मैंने यहाँ पे नारियल का फोटो पहले निकाल के फिर फोटो से नहीं किया है। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं फोटो दिखा रही हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो मैं समझ नहीं पाई कलर को किस तरह से मेंटेन करना है, तो ये कुछ तो इस तरह से हो गया है और अच्छा नहीं दिख रहा। इवन ये जो नारियल यहाँ पे है सूखा हुआ, तो यहाँ ये जो सूखा हुआ नारियल है वही किया है। यहाँ पे भी मैं कलर्स को अच्छे तरह देख नहीं पाई, जहाँ पे डार्कनेस है वो समझ नहीं पाई और मैंने कुछ भी कर दिया है। और ये इवन ये कैबेज है, तो ये कैबेज भी यहाँ पे मैंने ये जो कैबेज है यही किया है, पर इसमें भी मैं ठीक से कुछ कलर्स ऐड नहीं कर पाई। इन तीनों में से सिर्फ ये एक ही ज़रा अच्छा बना है। उसके आगे मुझे मुझे सर ने पेपर के कटआउट्स निकाल के दिए थे, जैसे कि ये और ये है। और फिर उन्होंने मुझे उस पेपर के कटआउट से बोला था कि वैसे के वैसे कलर्स कॉपी करके यहाँ पे करना।
यानी कि शेड्स बनाने की मेरी प्रैक्टिस होनी चाहिए इसीलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पेपर का कटआउट है और ये पोस्टर कलर से मैंने यहाँ वैसे के वैसे कलर करने की कोशिश की है। इवन यहाँ पे मैंने वही चीज़ की है। तो सर आपको क्या लगता है, हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े? गए 2 साल स्टिल लाइफ सब्जेक्ट को तुमने एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड भी स्टडी किया है। तुम्हें क्या लगता है कि प्रोफेशनली इस सब्जेक्ट का कहाँ पर फायदा हो सकता है? हाँ सर, ज़रूर। जिस तरह मैंने ये सब्जेक्ट सीखा है, मुझे लगता है इस सब्जेक्ट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। पहला है लाइट और शेड और दूसरा है 3D अंडरस्टैंडिंग। सो बेसिकली पहला लाइट और शेड आपको फ़ोटोग्राफ़ी और फ़ाइन आर्ट जैसे फ़ील्ड्स में यूज़फुल रहेगा, क्योंकि उसमें उसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा रहता है। और दूसरा 3D अंडरस्टैंडिंग को, यानी कि वॉल्यूम समझना, उसका राउंडिटी समझना, वो जो है आपको एक्सेसरी डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, इवन स्कल्पटिंग, मॉडलिंग, 3D एनिमेशन, इन सारे फील्ड्स में यूज़फुल रहेगा। तो मुझे लगता है आपको समझ गया होगा कि ये सब्जेक्ट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आगे जाके आप इसको किस तरह से प्रोफेशन में यूज़ कर पाओगे। ओके अनया, चलो अगला क्वेश्चन। एक ड्राइंग ग्रेड एग्जाम के रिलेटेड स्टिल लाइफ सब्जेक्ट के बारे में इन सबको एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन दे दो तो अच्छा रहेगा। तो इसे जरा तुम खुल के बताओ तो बेटर रहेगा। हाँ सर, ज़रूर। स्टिल लाइफ सब्जेक्ट में आपको एक कंपोजिशन आता है, जिस कंपोजिशन में आपको मैन मेड और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। अभी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट जैसे ऑब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो बनाना आ सकता है, या फिर एप्पल, तरबूज, ये कोकोनट, ब्रिंजल, लौकी। मेरे टाइम पे मुझे लौकी आया था, तो लौकी। इस तरह से जो पानी पीने का कोकोनट रहता है वो आ सकता है। ये हो गए नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। अभी मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, तो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स में आपको पता ही होगा कि बकेट रहता है, तो बकेट आ सकता है। फिर आपको मग रहता है, वो आएगा। बॉटल हो सकती है, इस तरह से कुछ ग्लास का ग्लास हो सकता है। ब्रूम आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, एक चीज़ रह गई, वो है क्लॉथ। तो क्लॉथ भी आएगा आपको। इन सारी 6 या फिर 7 चीज़ों को एक साथ रखकर आपको एक कंपोजिशन दिया जाता है, वो कंपोजिशन आपको करना रहता है। ये हो गया आपको जो आता है उसके बारे में। हमें इतना आदत नहीं रहता, मतलब यूजुअली हम लोग इसको ही कंपोजिशन समझते हैं कि अगर हम लोग सारी चीज़ें लेके एक साथ रखेंगे तो ये कंपोजिशन हो गया। पर हमारी डे टू डे लाइफ में भी कंपोजिशन होता है। अभी ये कुछ मैंने पिक्स क्लिक किए हैं, उसके फ़ोटोज़ हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई बिल्डिंग में नीचे इस तरह से रखा था, तो ये एक स्टिल लाइफ का कंपोजिशन हो गया। इवन ये बनानास देखिए, ये बनानास किस तरह से रखे हैं, ये भी एक स्टिल लाइफ का कंपोजिशन हो गया। इवन यहाँ पे कुछ बर्तन रखे हैं, ये एक स्टिल लाइफ के कंपोजिशन में होता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास में होती है, हमारे डे टू डे यूज़ में, जो डेली यूज़ में ऑब्जेक्ट्स आते हैं, वही स्टिल लाइफ के कंपोजिशन का एक पार्ट रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक शीट है जो क्वार्टर साइज़ की है, यानी कि 11 x 15 इंचेस की। अभी ये शीट जो है, यही शीट आपको एग्जाम हॉल में आती है और इस शीट पे आपको अपना जो भी आर्ट वर्क है वो करना रहता है। तो इस शीट को अभी मैं A4 साइज के पेपर से कंपेयर करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है ये इस तरह से आपको दिख रहा होगा और फिर आपको समझ रहा होगा कि ये शीट A4 से कितना बड़ा रहता है। तो ये इस तरह से, तो हाँ, बेसिकली आपको समझ गया होगा कि ये शीट कितना बड़ा रहता है। अभी एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के टाइमिंग का, अभी एलिमेंट्री में तो आपको 2.5 आवर्स रहते हैं और इंटरमीडिएट में आपको 3 घंटा रहता है पूरा अपना कंपोजिशन करने के लिए। तो आपको क्या लगता है सर, आगे बढ़े? अनया, स्टिल लाइफ का कंपोजिशन पेपर के ऊपर कैसे प्लान करना चाहिए, यानी किस तरह से ड्रॉ करने के लिए शुरुआत करनी चाहिए, ये जरा इनको खुल कर बताओ। तो बेसिकली आपको जो भी कंपोजिशन होगा ग्रेड एग्जाम में, वो आपको आइदर हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना होगा या फिर वर्टिकली ड्रॉ करना होगा। तो ये जो कंपोजिशन है वो वर्टिकली है। अभी ये वर्टिकली क्यों है? क्योंकि ये कंपोजिशन हाइट के वाइज बहुत बड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो बकेट है उसमें अभी छाता है, तो ऑलरेडी बकेट ऊंचा ही होता है, उसमें छाता डाल दिया तो ये और लंबा हो रहा है, इसीलिए इसको मैंने वर्टिकली निकाला है इस तरह से। अभी ये एक कंपोजिशन है और इस कंपोजिशन को मैंने वर्टिकली इसलिए निकाला है क्योंकि ये कपड़े का जहाँ चालू हो रहा है, और इवन ये जो पेपर का रोल है, जो ये कपड़ा जो है वो नीचे किस तरह से एंड हो रहा है, तो ये कंपोजिशन भी मैंने वर्टिकली निकाला है। अभी कुछ कंपोजिशंस इस तरह से हॉरिजॉन्टली भी हो सकते हैं। अभी हॉरिजॉन्टल कभी होगा कंपोजिशन जब भी कुछ चीज़ें इस तरह से फैली होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत फैली है। इवन ये जो कपड़ा है ये भी इस तरह से कुछ फैला है,
तो इसीलिए इसको मैंने हॉरिजॉन्टली निकाला है। अभी आप ये कंपोजिशन देखिए, इस कंपोजिशन को ऑल्दो ये कंपोजिशन हाइट में ज़रा लंबा है, तो भी मैंने इसको हॉरिजॉन्टली निकाला है। अभी वो क्यों? क्योंकि शायद से मैं कंपोजिशन के सामने बैठी थी, इसीलिए मुझे ये बहुत हॉरिजॉन्टली दिख रहा था। और इवन ये कंपोजिशन में जो चीज़ें हैं वो भी बहुत नीचे की तरफ फैली हुई है। अगर मैं साइड में बैठती, मतलब 3/4 में बैठती बाजू में एकदम, तो मुझे ये कंपोजिशन वर्टिकली दिखता। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें तभी कॉम्पैक्ट हो जाती। तो आपके जो सीटिंग पोजीशन है उस पे भी डिपेंड करता है कि आपका कंपोजिशन आपको किस तरह से दिखेगा। अभी आप कंपोजिशन निकालते वक्त आपको एक और चीज़ पे ध्यान देना है, जो है प्रोपोर्शन। अभी प्रोपोर्शन यानी कि जैसे कि हम अगर इस बादली को इस झाड़ू से कंपेयर करें, तो मैंने किस तरह से ये झाड़ू लंबा निकाला है इस बादली से, वो है। फिर ये जो नींबू आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इस नींबू को मैंने पूरे कंपोजिशन के कंपैरेटिव कितना छोटा निकाला है, वो देखिए। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपके। अभी एक चीज़ होती है नेगेटिव स्पेस करके, उससे पहले मैं आपको बताऊंगी पॉजिटिव स्पेस के बारे में। अभी ये जो बॉटल है जो आपको दिख रहा होगा, वो आता है पॉजिटिव स्पेस में। इवन ये जो बकेट है वो आता है पॉजिटिव स्पेस में। इसमें जो हम नॉर्मली देखते हैं, जो हम नॉर्मली हमें दिखता है और समझते हैं हम। बट नेगेटिव स्पेस जैसी भी कोई चीज़ होती है, ये भी हमें पता नहीं होता कि ऐसी चीज़ें होती है। तो मैं अभी आपको बताऊंगी। इन दोनों के डिस्टेंस में ये एक स्पेस बन रही है, ये एक यहाँ पे शेप बन रहा है। तो ये जो शेप आता है वो आता है नेगेटिव स्पेस में। अभी इवन यहाँ पे आप अगर देख सकते हो, इस गैलन के और इस बॉटल के बीच में ये ऐसा कुछ ट्रायंगुलर सा शेप बन रहा है, तो इवन ये नेगेटिव स्पेस में आएगा। इवन ये जो गैलन है, इसका जो हैंडल है ये वाला, तो इवन ये जो हैंडल है वो भी नेगेटिव स्पेस में आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है हम नॉर्मली देखते नहीं है। तो इस तरह से कंपोजिशन करते वक्त आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। इवन ये अब अगर आप डिश के इधर देखोगे, तो इवन ये एक शेप बन रहा है डिश का, एक पर्टिकुलर शेप रहता है, वो शेप आपको मेंटेन करना है अपना कंपोजिशन निकालते वक्त। हाँ, तो अब तक हमने क्या क्या समझा? पहला है कंपोजिशन आपका वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली होना चाहिए, वो आपको समझना है। वो आप कैसे समझोगे? आपके सिटिंग पोजिशन से, या फिर आपके कंपोजिशन के पूरे स्ट्रक्चर से। फिर आएगा हमारा प्रपोर्शन, सारी चीज़ें एक दूसरे से प्रोपोर्शनेटली जुड़ी है क्या। फिर आएगा हमारा स्पेस, यानी कि नेगेटिव स्पेस, पॉजिटिव स्पेस, जो मैंने आपको अभी बताया। तो आपको क्या लगता है सर, हम आगे बढ़े? ओके, तो अनया, गए 2 साल में आर्ट रिलेटेड तुमने बहुत कुछ देखा है। मेरा मतलब है कि बहुत सारे एनुअल आर्ट एग्जीबिशन, स्पेशली जेजे स्कूल ऑफ आर्ट जैसे इंस्टीट्यूट में तुम कंटिन्यूअसली 2 साल विजिट कर चुकी हो। तो क्या लगता है, एक एजुकेटेड आर्टिस्ट या वहाँ का जो आर्ट स्टूडेंट है या फिर एक प्रोफेशनल स्टूडेंट, वो एक स्टिल लाइफ सब्जेक्ट को किस तरह से देखता है या उसे कैसे समझता है? जरा इनके बारे में इनको सबको बताते हैं हम लोग। हाँ सर, ज़रूर। जब भी मैं सर के साथ एग्जीबिशंस को जाती थी ना, तो मैं उधर के जो स्टूडेंट्स रहते थे उनसे भी बात करती थी। तब जब मैं उनसे इस सब्जेक्ट के, यानी कि स्टिल लाइफ के बारे में बात करती थी, तभी उन लोगों का जो अप्रोच था वो बहुत अलग था। वो लोग सिर्फ इस बारे में नहीं सोचते थे कि हमें रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट बनाना है या फिर हमें शेड एंड लाइट करना है। वो लोग सोचते थे वॉल्यूम के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एप्पल किया है, ऑल्दो मैंने इसका शेडिंग वेडिंग अच्छा किया होगा, पर इसका मैंने जो शेप है, जो वॉल्यूम है, वो समझ नहीं पाई मैं। तो यहाँ पे सर ने मुझे दिखाया है एक वायर फ्रेम इस एप्पल का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एप्पल किस तरह से ऊपर से आड़ा हो रहा है या फिर नीचे से उसका शेप अलग से है। आपको भी वही उसका जो वॉल्यूम है वो समझना पड़ेगा। जब भी आप इसका वॉल्यूम और वो समझोगे, तभी आपको जाके इसका शेडिंग में मदद होगी। ये मैंने आपके लिए एक रेफरेंस निकाला है। अभी यहाँ पे उस टीचर ने अपने स्टूडेंट्स के लिए इस तरह से फलों पर वायर फ्रेम निकाला है, जिस प्रकार हमें समझ जाए कि इसे किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए। वैसे ही मैंने यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं ये एक स्पीयर है जो मैंने ड्रॉ किया है। तो मैंने यहाँ पे इसका बैक फेसेस वगैरह सब ड्रॉ करके इसको बहुत परफेक्ट बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे मैंने एक बल्ब जैसा शेप बनाया है, तो इसको मैंने एक सिलेंडर और स्पीयर को एक साथ जॉइन करके बनाया है, तभी जाके ये अब ऐसा बल्ब जैसा शेप दिखता है। वैसे ही मैंने ये बॉटल की प्रैक्टिस की है। तो अभी ये बॉटल है जिसकी मैंने प्रैक्टिस की है।
जैसे आप ये बॉटल देख सकते हो, तो ये एक ट्रांसपेरेंट ग्रीन कलर की बॉटल है, हेक्सागोनल बॉटल है, और इसके जो कट्स है वो बहुत आसानी से दिखते हैं। इसी की वजह से मुझे ये बॉटल ड्रॉ करने में भी बहुत आसानी हुई है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से इसके सारे कट्स अच्छे से ड्रॉ कर पाई हूँ। तो ये आगे एक बॉक्स है, तो ये बेसिकली बॉक्स है जो मैंने ड्रॉ किया है। तो आप ये बॉक्स देख सकते हो, और इस बॉक्स के जो राउंड एजेस है वो भी मैंने यहाँ पे दिखाने की पूरी कोशिश की है। तो आप भी इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट्स वायर फ्रेम में ड्रॉ कर सकते हो। तो ये और एक घंटी जैसा ऑब्जेक्ट है, यानी कि घंटी बोल सकते हो, या फिर अपने पंखे पर जो प्रोटेक्टिव कप रहता है उस तरह का कुछ ऑब्जेक्ट है। अभी आप ये देखिए, ये कंपोजिशन है। तो इस कंपोजिशन में अलग अलग तरह के अलग अलग शेप के 3D ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि स्फीयर हो जाए, सिलेंडर हो जाए, और उन सारे ऑब्जेक्ट्स का मैंने ट्राई किया है वायर फ्रेम निकालने का। उसी तरह से ये है, इसका भी यहाँ पे मैंने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम समझने की कोशिश की है। यहाँ पे ये बादली है जो एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, उसका भी मैंने वायर फ्रेम निकाल कर उसका वॉल्यूम समझने की कोशिश की है। उसी तरह से मैंने ये आगे किया है। तो ये एक दाढ़ी का ब्रश है, ये ही ब्रश है जो मैंने किया है। तो आप देख सकते हो, तो ये ब्रश मैंने सामने रख कर किया है। अगर आप यहाँ पे ठीक से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे मैंने मोस्टली सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स किए हैं, क्योंकि सर्कुलर ऑब्जेक्ट एक तरह से थोड़े हार्ड रहते हैं निकालने को। अभी आगे मैंने ये CFL बल्ब ड्रॉ किया है। तो ये वो बल्ब है जो मैंने ड्रॉ किया है। मैंने ये एक बॉटल ड्रॉ की है जो ग्लास की थी। तो ये वो बॉटल है, और ये एक बल्ब का सॉकेट है, मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है। इसको भी मैंने बहुत अलग से कंपोजिशन में रखा था, यानी कि मैंने सिर्फ टेढ़ा नहीं रखा था, मैंने ये मैच बॉक्स पे इसको थोड़ा सा सपोर्ट देके के रखा था। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की प्रैक्टिसेस की थी, जैसे कि ये हो जाए, फिर उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की मैंने वापस प्रैक्टिस की थी। इस तरह से कुछ ये ऑब्जेक्ट्स थे। तो आपको भी इस तरह से ऑब्जेक्ट सामने रखकर प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आपको एक 3D अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा और ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये मैंने बहुत आगे किया था कि मैंने यहाँ पे 2 3D शेप्स का फ्यूजन करके एक नया शेप बनाने की कोशिश की है। जैसे कि यहाँ पे आप पिरामिड देख सकते हो, तो इस पिरामिड को मैंने ये नीचे जो सिलेंडर है उसके साथ फ्यूजन किया था, और ऐसे कुछ एरो टाइप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। ये एक है जहाँ पे मैंने नीचे क्यूब है उसको मैंने सिलेंडर के साथ फ्यूजन किया है, और ये कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की है। इवन यहाँ पे मैंने पिरामिड को एक स्क्वायर से फ्यूजन किया है, कुछ इस तरह से। ये जो आपका स्किल है 3D ऑब्जेक्ट्स को फ्यूजन करके दिखाने का, वो आपको बहुत सारे प्रोफेशंस में यूज़ होगा, जैसे कि प्रोडक्ट डिज़ाइन हो जाए, स्कल्पटिंग हो जाए, फिर 3D मॉडलिंग होता है, 3D एनिमेशन होता है। ये सारी फील्ड्स में आपको इसका नॉलेज जो है वो बहुत यूज़फुल होगा। तो आगे ये मेरे पास एक बुक है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जिसका नाम है थिंक 3D, और जो राहुल देशपांडे की है। ये ज्योत्सना प्रकाशन से पब्लिश की गई बुक है। तो इस बुक में बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि आप 3D वे में किस तरह से सोच सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप ये बैंगन देख सकते हो, तो इस बैंगन को किस तरह से दिखाया है कि ये बैंगन का एक्चुअल शेप या फिर उसका जो वॉल्यूम रहता है वो किस तरह से रहता है। फिर आगे ये एक चार्जर है, जो चार्जर को भी बहुत अच्छे से मैकेनिकल फॉर्म में दिखाया है ड्रॉ करके। तो ये बुक में आपको एक नॉलेज आएगा किस तरह से ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, और किस तरह से आपको ऑब्जेक्ट समझ के ड्रॉ करने चाहिए, और या फिर आपको उसकी 3D वॉल्यूम किस तरह से समझ के ड्रॉ करनी चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे हम अगले टॉपिक की तरफ, क्या बोलते हो सर? ओके अनया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। तो क्या स्टिल लाइफ का हर ऑब्जेक्ट पेपर पर 3D फील पाने के लिए सिर्फ शेड एंड लाइट से दिखाया जा सकता है? क्या इसके लिए और कुछ भी सीखना पड़ेगा क्या? हमने इसके रिलेटेड प्रैक्टिस भी की है, तो जरा अपना एक्सपीरियंस जो है वो इनको शेयर करो। हाँ सर, ज़रूर। ऑब्जेक्ट सीखने के लिए आपको सिर्फ शेड एंड लाइट का नॉलेज ही काफ़ी नहीं है, आपको पर्सपेक्टिव का नॉलेज भी ध्यान में रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे ये बकेट देख सकते हो जो मैंने निकाला है, तो ये बकेट है जो मैंने निकाला है। तो आप देख सकते हो ये बकेट यहाँ से किस तरह से पूरी तरह से स्क्वायर है, पर जब भी मैंने यहाँ पे निकाला है वो आपको थोड़ा पतला दिख रहा होगा, या फिर थोड़ा पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा होगा। वो होता है पर्सपेक्टिव की वजह से।
तो अब हम बढ़ते हैं सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट की तरफ। जब भी आप एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो तभी हमारी एक हैबिट रहती है कि हम उसका जो ऊपर का पोर्शन है वो हम एक हैबिचुअल ओवल रहता है उसी तरह से ड्रॉ करते हैं जैसे कि मैंने किया है, और उसका जो बेस है उसको हम फ्लैट बना देते हैं कुछ इस तरह से। पर ऐसा नहीं रहता, वो जो बेस रहता है वो थोड़ा कर्व रहता है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। उसी तरह से मैंने ये ही सेम किया है कि मैंने हैबिट अनुसार ओवल ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पर्सपेक्टिव वाइज मैंने इन हेक्सागोनल पॉलीगॉन को ड्रॉ किया है। तो ये जो है वो ऊपर से है, यानी कि जब भी हम ऊपर से कोई भी चीज़ देखते हैं या फिर ये ऑक्टागोन देख रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से प्रॉपर ऑक्टागोन लगेगा। पर जब भी ये थोड़ा सा हमारे आई लेवल की तरफ आएगा तभी ये कुछ इस तरह से पतला होगा। जब भी वो और ऊपर जाएगा तभी वो और पतला होगा, और जब भी वो उससे सबसे ऊपर जाएगा वो तभी वो एकदम पतला हो जाएगा या फिर दिखेगा ही नहीं, एकदम स्ट्रेट लाइन में दिखेगा। तो अभी उसका मैं यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी। तो अभी मैं आपको पर्सपेक्टिव के बारे में एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी। जैसे कि ये बॉक्स है, ये द बॉक्स है जो सेम हाइट के है। आप इनका टॉप लेवल ध्यान से देख लेना, और अगर मैं का थोड़ा सा बेस बढ़ाती हूँ कुछ इस तरह से तो आप देख सकते हैं इसका जो टॉप है वो थोड़ा सा पतला हो गया होगा इससे। और अगर मैं इसका बेस थोड़ा सा और बढ़ाती हूँ कुछ इस तरह से तो ये तो आपको और पतला दिख रहा होगा इससे। अगर मैं आपको ये छोटे बॉक्स से भी दिखाऊंगी, यहाँ पे ये मैं एक बॉक्स रखती हूँ, इसका जो टॉप है वो आप ध्यान से देख लेना। और अगर मैं ये ही बॉक्स इस तरह का बॉक्स यहाँ पे ऊपर रखूंगी तो आप देख सकते हो कि इन दोनों के टॉप में कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा होगा कि ये बहुत पतला दिख रहा होगा और ये बहुत बड़ा दिख रहा होगा। ये होता है पर्सपेक्टिव की वजह से, क्योंकि ये जो हाइट है वो बढ़ेगा और आपके आई लेवल तक आएगा। अभी मैं आपको ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट के साथ भी दिखाती हूँ। तो मैं अगर ये ग्लास यहाँ पे रखूंगी तो आप इसका ऊपर वाला पोर्शन देख लीजिए किस तरह से बड़ा दिख रहा होगा। और अगर मैं यही अलग से ये ग्लास यहाँ पे रखूंगी तो इसका ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा और स्लीक हो गया, थोड़ा सा पतला हो गया। तो और वापस से मैं अगर ये ग्लास और एक ग्लास यहाँ पे रखूंगी तो इसका अभी आपको पोर्शन दिख ही नहीं रहा होगा ऊपर का। और अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूंगी इस तरह से तो आपको ये पोर्शन एकदम स्लीक सा दिख रहा होगा। तो ये होता है पर्सपेक्टिव के वजह से। तो ये ऑब्जर्वेशंस आप आगे जाके स्टिल लाइफ में कुछ इस तरह इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर एक बकेट और बाउल होगा, सो बेसिकली बकेट की हाइट ऊंची होती है तो उसका ओवल थोड़ा आपको पतला दिखेगा। पर वही बाउल थोड़ा नीचे होता है तो उसका ओवल आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा। तो इस तरह से आप ये आपके ऑब्जर्वेशंस आपके स्टिल लाइफ में ऐड कर सकते हो। मैं आगे और एक आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी। तो ये एक बाउल मैंने ड्रॉ किया था। ये बाउल ड्रॉ करते वक्त पर्सपेक्टिव तो समझा था कि मैंने यहाँ का ऊपर का पर्सपेक्टिव अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश की थी, पर मैंने इसका नीचे का जो बेस रहता है वो गलत कर दिया। यानी कि जो बेस रहता है वो मैंने बहुत फ्लैट कर दिया, बल्कि वो थोड़ा सा कर्व रहना चाहिए था कुछ इस तरह से। अभी मैंने यहाँ पे गलती की है, पर जब भी आप अपनी ड्राइंग करो या फिर अपने स्टिल लाइफ करो, बकेट्स होती है, पॉट्स रहते हैं, तो उनके बेस कुछ इस तरह से कर्व बनाना भूलना नहीं। तो क्या लगता है सर, आगे बढ़े? अनया, जैसे तुमने बेसिक ड्राइंग के लिए ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने का एक सही तरीका बताया, वैसे ही शेडेड लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स इन्हें बताते हैं हम लोग। ओके? हाँ सर, ज़रूर। तो शेड एंड लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए या फिर शेड एंड लाइट को समझने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। तो बेसिकली ये एक एग है जो मैंने आपके लिए रेफरेंस के लिए निकाला है। जब भी आप शेड करो तभी आपको पहली चीज़ जो कंसिडर करनी है वो है सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि आपका सन या फिर ट्यूबलाइट शायद से। तो ये हो गया आपका सन। तो ये सन की लाइट है वो आपके ऑब्जेक्ट पे गिरेगी कुछ इस तरह से, और फिर आपके ऑब्जेक्ट का यहाँ पे एक लाइट टोन आएगा जो ये है, और फिर आपको ऑब्जेक्ट पे कुछ इस तरह से हाईलाइट भी दिखेगा। अभी ये हाईलाइट जो है वो हर ऑब्जेक्ट पे दिखता नहीं है। मे बी कोई मैट ऑब्जेक्ट होगा, लाइक प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट होगा, तो उस पर मे बी हाईलाइट इतने अच्छे से नहीं दिखेगी। वैसे ही स्टील के ऑब्जेक्ट पे ये हाईलाइट बहुत अच्छे से दिखती है। तो ये हो गया हाईलाइट। फिर आएंगे हम शैडो पर। तो ये होती है हमारी शैडो, ये है हमारी बेसिक शैडो।
और फिर यही शैडो थोड़ी सी आगे बढ़ के ये ग्राउंड में मर्ज होती है कुछ इस तरह से। तो ये जो मर्जिंग का पार्ट है वो भी आपको अपने ड्राइंग में या फिर आप जब भी इसको कलर करो तभी दिखाना है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे भी एक छोटा सा लाइट दिख रहा होगा। तो ये लाइट को हम बाउंस लाइट कहते हैं, जो ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा वो। तो ये जो पोर्शन है या फिर ये जो लाइट है वो डायरेक्ट लाइट सोर्स से नहीं आता, वो कहीं यहाँ पे ग्राउंड पे बाउंस होके यहाँ पे आता है, इसीलिए हमें दिखता है। ओके, तो उसके बाद हम आएंगे कोर शैडो पे, जो है ये। अभी कोर शैडो जो ये पोर्शन है वो पोर्शन पर ना बाउंस लाइट आता है और ना एक्चुअल लाइट आता है, तो इसीलिए ये पोर्शन कुछ इस तरह से शैडो या फिर शेड में दिखता है। तो बेसिकली ये पोर्शन ऑब्जेक्ट का सबसे डार्क पोर्शन रहता है। तो ये पोर्शन देखने के लिए आपको आपका ऑब्जर्वेशन थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। यही पोर्शन नहीं, इवन ये बाउंस लाइट वाला पोर्शन है वो जल्दी से दिखता नहीं है। मतलब हम जब पहले पहले प्रैक्टिस करते हैं, हम बिगनर्स रहते हैं, मुझे भी ये पोर्शन दिखता ही नहीं था और मुझे समझता नहीं था किस तरह से मैं बाउंस लाइट ऐड करूँ या फिर किस तरह से मैं शैडो ऐड करूँ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद कोर शैडो के बाद हम आएंगे मिडल टोन पर। तो ये जो पोर्शन है उसको मिडल टोन कहते हैं। अभी ये मिडल टोन जो पोर्शन है वो लाइट टोन और हमारा कोर शैडो को मिक्स करते वक्त ये मिडल टोन आ जाता है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट के शेडिंग के बारे में, या फिर ऑब्जेक्ट को किस तरह से शेड्स इनके देखने चाहिए या फिर समझने चाहिए उसके बारे में। तो उसी तरह से मैंने एक स्पीयर यहाँ पे कलर में भी किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑब्जेक्ट जब भी आप घर पे रखोगे तभी ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे लाइट गिर रहे हो या फिर बहुत आपको तकलीफ हो रही हो लाइट सोर्स समझने में। तो उसके लिए आप ये इस तरह से एक कोन यूज़ कर सकते हो। ये कुछ इस तरह से कोन रहता है। तो आप अगर ये देखोगे, इसको एक कोन कहते हैं और इस कोन में एक इस तरह से एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है, जैसे कि ये। तो आप देख सकते हो ये कोन जो है अनवांटेड लाइट जो है वो ब्लॉक कर देता है, जो एक ही लाइट सोर्स आपके लिए रखता है, जिससे आपको आपके ऑब्जेक्ट को शेड करने में आसानी हो। और ये इस तरह से कुछ और इसके एंगल्स हैं। अगर आपको ये फ़ोन किस तरह से बनाना है या फिर किस तरह से इसको अच्छे से यूज़ करना है, ये सीखना है, तो आप हमारा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आई बटन में भी दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया है। तो क्या लगता है सर, हम आगे बढ़े? तो आगे बढ़ते हैं अनया 8वें क्वेश्चन की ओर। अनया, तो लाइट एंड शेड का यह बेसिक ज्ञान तो अच्छी तरह से हो गया, तो अभी इसकी शुरुआत कौन से कलर मीडियम से हमें करनी चाहिए, कहाँ से शुरू करें, इसके बारे में इन्हें सब कुछ बताते हैं। हाँ सर, ज़रूर। चालू करते वक्त पहले तो मैंने कलर मीडियम से चालू नहीं किया था, मैंने पेंसिल शेडिंग से चालू किया था। तो अभी मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगी जिसमें मैंने शेड समझने के लिए स्टील का ऑब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टील की बॉटल ली थी। अभी स्टील की बॉटल क्यों या फिर स्टील ही क्यों? क्योंकि मेटल जो होता है उसमें अच्छे से शेड वेरिएशन जो रहते हैं वो अच्छे से दिखते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे दिख रहा था, ऑल्दो मैं देख सकती थी पर मुझे इसी तरह से शेड करने की समझ नहीं थी। तो यहाँ पे मेरे सर ने मुझे दिखाया था किस तरह से मुझे एक्चुअली करना चाहिए। उसके बाद मैंने ये ट्राई किया था, तो तभी मुझे थोड़ा थोड़ा समझने लगा था कि किस तरह से और अच्छी तरह से करना चाहिए। फिर ये किया तो भी मेरे अटेम्प्ट्स जो थे वो फेल ही जाते थे। पर उसके बाद फिर में यानी कि मेरे जब एग्ज़ाम्स पास आने लगे तभी मैंने ये किया था। तब तक मेरा लेवल इतना अच्छा हो गया था कि मुझे समझने लगा किस तरह से स्टील के ऑब्जेक्ट करने चाहिए। तो ये मैंने एक मशीन का पार्ट है वो मैंने किया था। उसके बाद सेकेंड स्टेप है, आपको लेना है, अभी सेकेंड स्टेप है वाइट ऑब्जेक्ट लेना। अभी वाइट ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि वाइट ऑब्जेक्ट अपने पेपर पे जो वाइट होता है वो वाइट ऑब्जेक्ट दिखाने में आपको आसानी पड़ेगी, क्योंकि वाइट ऑब्जेक्ट में मोस्टली लाइट शेड्स रहते हैं और वो लाइट शेड्स किस तरह से मेंटेन करना है वो भी आप समझ पाओगे। वैसे ये मैंने एक वाइट ऑब्जेक्ट किया था पहली बार, मे बी ये थोड़ा मुझसे गलत भी हुआ होगा। तो उसके बाद मैंने कुछ ये ट्राई किया था, ये मैंने पोस्टर कलर में किया था, पर मुझे समझा ही नहीं किस तरह से वाइट ऑब्जेक्ट का जो शेड्स रहते हैं या फिर ग्रेड रहते हैं वो मेंटेन करना है। तो ये जो इसका वैल्यू था वो पूरी तरह से बिगड़ गया और मैं इस वाइट ऑब्जेक्ट को वाइट दिखा ही नहीं पाई।
तो आगे जाके मैंने ये किया था, ऑल्दो ये वाइट ऑब्जेक्ट ही था पर मैं इसको इतनी अच्छी तरह से दिखा नहीं पाई। अभी आप ये ऑब्जेक्ट देखिए, अभी ये ऑब्जेक्ट मैंने नहीं किया था, ये रेणुका दीदी ने किया था, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है। तो उसका मैं आई बटन पे वीडियो दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। अभी इस गार्लिक को देखकर आपको समझ रहा होगा कि ये गार्लिक वाइट है, क्योंकि इसका जो शेड्स है या फिर जो लाइट शेड्स है वो उसी तरह से मेंटेन किए गए हैं। तो इसके कंपैरिजन में मेरा ये ऑब्जेक्ट देखिएगा, तो ये ऑब्जेक्ट आपको समझ नहीं रहा होगा कि शायद ये ग्रे होगा, ये समझ नहीं रहा है, पर यहाँ पे आपको अच्छे से समझ रहा है कि ये वाइट ऑब्जेक्ट ही है। तो उसके बाद थर्ड स्टेप में मैंने लिया है एक ब्लैक ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने ब्लैक ऑब्जेक्ट लिया है जो एक ब्लैक डब्बा है। अभी ये ब्लैक ऑब्जेक्ट क्यों? ब्लैक ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि ब्लैक ऑब्जेक्ट में आपको ब्लैक शेड्स या फिर डार्क शेड्स बनाना और डार्क शेड्स दिखाना आप उसमें सीखेंगे। वैसे ही डार्क शेड्स में ही डार्क शेड्स और अच्छे से दिखाना भी आपको समझ में आने लगेगा। तो आगे जाके मैंने लाइट और डार्क ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ किया। तो यहाँ पे मुझे इस वाइट ऑब्जेक्ट में अच्छे से समझा कि किस तरह से मैं इसका डार्क पोर्शन दिखा सकती हूँ विदाउट उसकी आइडेंटिटी एज अ वाइट ऑब्जेक्ट लूज करते हुए। ये यूटेंसिल में भी मुझे बहुत सारे अलग अलग शेड्स दिख रहे थे, डार्क इसमें भी, तो मैंने वो शेड्स यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। इवन उस पर ऐसा छोटा छोटा टेक्सचर है डॉट्स का, तो वो टेक्सचर भी यहाँ पे मैंने दिखाने की पूरी कोशिश की है। तो यहाँ पे मुझे शेड्स कैसे मैनेज करना है और किस तरह से शेड्स दिखाना है वो समझ में आने लगा था। तो चौथा ऑब्जेक्ट हम लेंगे वो है कांच का। तो यहाँ पे मैंने एक कांच का ग्लास दिखाया है। अभी ये जो है वो मैंने मेरे एग्जाम्स जब पास आ रहे थे तभी का प्रैक्टिसेस का है, पर आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से लाइट शेड्स मेंटेन की है। यही होता है कांच के ऑब्जेक्ट में कि हमें लाइट शेड्स या फिर जो एकदम लाइट टोन्स रहते हैं वो किस तरह से मेंटेन करना है या फिर किस तरह से दिखते हैं वो समझता है। वैसे ही मैंने ये ग्लास किया है। उसके पहले मैंने ये ग्लास किया था, ये एक ऑयल का एक एम्प्टी बॉटल है जो मैंने किया था। अभी आप इसमें इसका ढक्कन देखिए, इसका ढक्कन शायद से ऑरेंज कलर का था, तो ये ऑरेंज कलर का ढक्कन मैंने थोड़ा डार्क दिखाया है इस बॉटल के कंपैरिजन में। इससे भी पहले मैंने ये किया था। अभी ये जो बॉटल है ये भी कांच की ही थी, पर इसका जो लाइट टोन है या फिर लाइट शेड्स है वो मैं अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाई और दिखा भी नहीं पाई, तो ये इसीलिए थोड़ा सा टिंटेड लगता है। ये मेरा एफर्ट तो वेस्ट गया था, पर तो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। पर यहाँ पे बाजू में देखिए, मैंने यहाँ पे स्टील का अच्छे से कर पाई थी क्योंकि इस टाइम पे मुझे स्टील का ऑब्जेक्ट करने की बहुत अच्छे से समझ आ गई थी। इसके लिए मैंने पहले आपको यही सजेस्ट किया है करना। तो अभी तक आपने क्या समझा, कौन सा ऑब्जेक्ट आपको करना चाहिए, कौन से मटेरियल में करना चाहिए और उस मटेरियल से करने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा वो समझा, और आपके पास क्या स्किल कवर हो जाएगा ये भी आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अनया, अब कौन से ऑब्जेक्ट से शुरुआत करना है और किस तरह से करना है, यह सब अच्छी तरह से हो गया। अब इन सबको ये बताते हैं कि मल्टी कलर स्टिल लाइफ के लिए किस तरह से प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए ताकि फाइनल जो स्टिल लाइफ है ये काफी अच्छी तरह से एग्जाम में प्रेजेंट कर सके। तो पहले जब भी हम कोई भी कलरिंग का जॉब चालू करते हैं तभी हमारा बेसिक प्राइमरी मीडियम होता है क्रेयॉन्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी पेस्टल्स में ये कपड़ा किया है, पर उसके आगे आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद मुझे सर ने ये बोला था कि तुम्हें जो भी मीडियम आफ्टर क्रेयॉन्स आता है वो करो। तो मुझे पोस्टर कलर्स आता था, तो ये मैंने पोस्टर कलर्स में सर ने मुझे बोला था कि ऑब्जेक्ट के शेड्स के अकॉर्डिंग पैचेस करो। तो मैंने ऐसे सोचा था कि मजेंटा कलर का ऑब्जेक्ट होगा और उसके मैंने ऑब्जेक्ट के शेड्स किए हैं, जैसे कि ये लाइट शेड है, फिर यहाँ पे मैंने मिडल टोन किया है, यहाँ पे मैंने कोर शैडो का पोर्शन किया है और यहाँ पे मैंने बाउंस लाइट का पोर्शन किया है। तो उसी तरह से वो समझने के बाद मैंने ये ऑब्जेक्ट किया है जो ये है। ये एक स्पेक्स का कवर है जो एकदम डार्क ग्रे टोन में है कुछ। तो ये ऑब्जेक्ट करते वक्त मुझे सर ने क्या बोला था, ये मोनोक्रोम में करना है, यानी कि ब्लैक और वाइट मिक्स करके कोई भी कलर में कर सकते हो। तो ये मैंने ब्लू कलर चूज किया है। तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर यूज करके इसका हाईलाइट का पोर्शन दिखाने की कोशिश की है। इवन यहाँ पे ब्लैक कलर यूज करके ये कोर शैडो टाइप पोर्शन दिखाने की कोशिश की है। ये असाइनमेंट करते वक्त मुझे सर ने बोला था कि इसको सिंपलिस्टिक रखना है, यानी कि ज्यादा मर्जिंग वगैरह कुछ करना नहीं है, और वैसे ही मैंने यहाँ पे किया है।
अभी उसके आगे सर ने मुझे बोला, होमवर्क दिया था यानी कि वाटर कलर का पैचेस मार के आना, पर मैंने ये कुछ इस तरह से मारे क्योंकि मुझे वाटर कलर किस तरह से यूज़ करना है वही पता नहीं था। मैंने ये पैचेस बहुत जाड़े-जाड़े मारे थे, पोस्टर कलर में जैसे मारते हैं वैसे, बहुत कम पानी यूज़ करके। तो उसके बाद मुझे सर ने बोला कि ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना, और उन्होंने यहाँ पे मुझे एक ये दिखाया कि किस तरह से एक्चुअली करना चाहिए। तो ये मेरे पास कुछ वाटर कलर के ट्यूब्स थे, तो वो वाटर कलर्स के ट्यूब के पैचेस मैंने यहाँ पे मारे हैं। इस प्रैक्टिस से मुझे एक समझ में आया कि कितना पानी ऐड करना चाहिए और किस तरह से पानी ऐड करना चाहिए। तो और मुझे एक तरह से वो जो जो भी कलर है उनके टेक्सचर और उनका जो फ़ील है वो मारने पर कैसा होता है वो समझ में आया। तो उसके आगे मैंने वाटर कलर के और कुछ प्रैक्टिसेस किए थे रैंडम, जैसे कि ये, और इससे मुझे वाटर कलर किस तरह से हैंडल करना है वो समझा। अभी इसके पहले जो भी मैं मीडियम यूज़ करती थी जैसे कि क्रेयॉन हो, पेस्टल्स हो, पोस्टर हो, पर उसमें इस तरह से कुछ हैंडलिंग था ही नहीं, मतलब जैसे वाटर कलर का अलग हैंडलिंग रहता है वैसे। तो उसके रिलेटेड भी सर ने मुझे प्रैक्टिसेस दी थी जो ये थी, तो उन्होंने मुझे पैचेस की प्रैक्टिसेस दी थी पर्टिकुलर, कि पैचेस को अच्छे से मर्ज करना था। अभी ये वाटर कलर है तो इसमें बहुत अच्छा फ्लो रहता है, तो ये पैचेस बहुत अच्छे से मिक्स हो गए। तो ये मैंने ब्लू पैच और येलो पैच मार के बनाने की कोशिश की है। तो या आप यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ग्रीन कलर आया है। इवन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्राउन से ब्लू पैच मैंने मिक्स किया है, तो यहाँ पे भी कैसा अच्छा बहुत सुंदर कलर आया है। वैसे मैंने और कुछ प्रैक्टिसेस इस तरह से की है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी जो आपको आपके लिए स्टिल लाइफ में बहुत नेसेसरी है। जैसे कि येलो के सामने वॉयलेट रहता है जो येलो का कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। जैसे कि यहाँ भी मेरे ट्यूब्स है, और जब भी मैं आगे-आगे बढ़ी वैसे मैंने और ट्यूब्स लिए, तो मेरा ये कलेक्शन हो गया था ट्यूब्स का। तो आप देखेंगे येलो के सामने मैंने वॉयलेट रखा था। तो बेसिकली ये है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। वैसे ही यहाँ पे ग्रीन के सामने रेड और ब्लू के सामने ऑरेंज, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है जो आपको स्टिल लाइफ के लिए ज़रा इम्पोर्टेंट है। वैसे ही यहाँ पे कुछ कलर स्कीम्स है। अभी ये कलर स्कीम्स आपको स्टिल लाइफ के लिए नहीं है, आपको वो आगे जाके डिज़ाइन के लिए है। तो यहाँ अभी मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगी वॉयलेट कलर का। तो बेसिकली वॉयलेट कलर जो होता है वो आप कोई भी कलर में ऐड करोगे ना, तो वो एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट बनता है वो कलर को डार्क करने में। वैसे ही यहाँ पे मैंने जो पैच मारा है, तो यहाँ पे मैंने वॉयलेट कलर यूज़ किया है रेड को डार्क बनाने में। इवन ये जो पियर है उसमें भी मैंने वॉयलेट कलर यूज़ किया है उसका कोर शैडो वाला पोर्शन यानी डार्कर पोर्शन दिखाने में। इवन हम लोग वॉयलेट शैडो में भी यूज़ करते हैं शैडो अच्छे से दिखाने को। तो मैंने ये प्रैक्टिस बाकी के कलर्स में भी की, जैसे कि येलो, ऑरेंज और ग्रीन। तो बेसिकली जब भी आप ये ब्लू कलर में वॉयलेट की थियरी अप्लाई करने जाते हो ना, तभी प्रॉब्लम होता है कि ब्लू कलर वॉयलेट कलर के एकदम बाजू वाला कलर है, तो वो इतना डार्कर इफेक्ट देता नहीं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि ब्लू कलर में थोड़ा वॉयलेट ऐड करके डार्क ब्राउन कलर भी ऐड कर सकते हो, जिससे आपको इस तरह से इफेक्ट आ जाएगा। अभी आपको ये वॉयलेट कलर ही क्यों ऐड करना है, क्योंकि वॉयलेट कलर एक बहुत नेचुरल लुक देता है। जब भी इस प्रकार से मैं कोई भी ऑब्जेक्ट करने जाऊंगी, वो ऑब्जेक्ट को बहुत ही अच्छा और सुंदर और नेचुरल लुक आएगा। तो अभी हमने क्या सीखा, पहली तो बात है किस तरह से शेड्स बनाने हैं वो समझा। फिर हमने समझा कि वाटर कलर या फिर अलग अलग मीडियम से हमें एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, या फिर अलग अलग मीडियम में हमें प्रैक्टिसेस चालू करनी चाहिए। और इवन हमने वॉयलेट कलर के सीक्रेट के बारे में सीखा जो मैंने अभी आपको बताया था। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। अनया, अब शेड के सहारे ऑब्जेक्ट को राउंडिटी इफेक्ट कैसे देते हैं, इसकी प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ही अच्छी हो गई। अब पूरे स्टिल लाइफ पर यानी स्टिल लाइफ कंपोजिशन पर कैसे काम करना चाहिए, ये स्टेप बाय स्टेप इन सब को सारी चीजें बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कंपोजिशन किया है जो मैंने एक रेफरेंस से कॉपी किया था। अभी रेफरेंस से ही क्यों, जब भी आप ये सारा कंपोजिशन आपके रियल लाइफ में सामने रख के करने का ट्राई करोगे, तभी आपको उसमें कोर शैडो या फिर बाउंस लाइट दिखने में तकलीफ होगी। यानी कि आपको अपनी नेकेड आई से एकदम जल्दी से नहीं दिखेगी, आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा उसके लिए। तो इसके लिए जो रेफरेंस से हम करेंगे उसमें इजीली हमें कोर शैडो और बाकी सारे टोन्स दिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने किया है, पर यहाँ पे मैं ये कोर शैडो या फिर डार्क टोन ऐड करने में इतना खो गई, बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट का एक ब्राइट कलर जो
एक्चुअली रहता है वो मेंटेन ही नहीं कर पाई। जैसे कि यहाँ पे एप्पल का रेड कलर या फिर ये पेड़ का ग्रीन या फिर ऑरेंज कुछ मेंटेन नहीं कर पाई। सर ने क्या बोला, ये वापस करो। तो यहाँ पे मैंने ये वापस किया है। तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस आया है इसमें। ये एप्पल में ही देखिए, ये एप्पल कितना जूसी रेड और कितना अच्छा दिख रहा है, और ये एप्पल देखिए कितना ऐसा एशी टाइप दिख रहा है। इवन ये पैर में देखिए कितना डिफरेंस आया है। ये पैर कितना ब्राइट है और ये पैर कितना थोड़ा सा डल कलर में हो गया है। इवन ये मैंने डल कलर में किया था, पर ये मैंने यहाँ पे ट्राई किया है कि ब्राइट कलर में करूँ। ये करते वक्त मैंने सिर्फ इसका ध्यान नहीं दिया कि मुझे कलर मेंटेन करना है, मैंने प्रपोर्शन पे भी ध्यान दिया है कि मैंने ऑरेंज का प्रपोर्शन एप्पल या फिर पैर के अकॉर्डिंग समझा, और इवन इस प्लेट का प्रपोर्शन इन दोनों के अकॉर्डिंग समझा। तो अभी ये जो रेफरेंस है वो मैंने आपके लिए निकाला है, तो जिससे आप समझ पाओ कि आपको किस क्वालिटी लेवल के रेफरेंस निकालने चाहिए जिस पर आप प्रैक्टिस करोगे। ये एक रेफरेंस था जो मुझे सर ने दिया था, इस पर से मैंने ये बनाया। अभी ये रेफरेंस ब्लैक एंड वाइट में है, और जो पहले बताया वो भी ब्लैक एंड वाइट में ही था जिसको मैंने कलर में किया है। यहाँ भी मैंने वही किया है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो ऑरेंज है उसका बाउंस लाइट मैंने इस पिंक ऑब्जेक्ट पे दिखाने की कोशिश की है। जैसे ओरिजिनली यहाँ पे रेफरेंस में था, सिर्फ यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में था और यहाँ पे मैंने कलर में दिखाया है। इवन ये जो ब्लू ऑब्जेक्ट है इसका भी थोड़ा सा ब्लूइश शेड यानी कि ब्लूइश बाउंस लाइट यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है। और सिर्फ ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट ही नहीं, ग्राउंड तो ऑब्जेक्ट भी दिखाया है। जैसे कि ये ग्राउंड है तो ये ग्राउंड का यहाँ पे लाइट मैंने दिखाने की कोशिश की है। जैसे कि यहाँ पे ये ऑरेंज ऑब्जेक्ट पे मैंने यहाँ पे लाइट दिखाने की कोशिश की है, बाउंस लाइट। यहाँ पे मैं ओरिजिनल लाइट दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर ये मेरा गलत हो गया और ये मैंने बाउंस लाइट जैसा दिखा दिया था, इस तरह से कुछ डल। पर ये एक्चुअली इस तरह से ब्राइट होना चाहिए था। अभी यही होता है हमारी एक्चुअल स्टिल लाइफ में कि जो भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बाजू में रहते हैं वो एक दूसरे पे कलर फेंकते हैं, और वही कलर्स और वही बाउंस लाइट हमें कैप्चर करके हमारे ड्राइंग में उतारना है। उसी तरह से रेफरेंस से मैंने ये किया है और ये भी किया है। अभी आगे चलते हैं। मैंने सिर्फ रेफरेंस से ही नहीं किया, मैंने स्टिल लाइफ सामने रखकर भी किया है। जैसे कि ये है, ये स्टिल लाइफ हमारे क्लास में रखा गया था और ये मेरे कुछ सीनियर्स ने ये स्टिल लाइफ किया था। इस तरह से हम बैठते थे। ये जो आगे मैंने यहाँ पे किया है वो मैंने पहली बार सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट को पेपर पे ड्रॉ करने की प्रैक्टिस की है। तो इसी तरह से सर ने मेरे ये कंपोजिशन बनाया था, उनके पास ये बिन बैग्स थे उनसे, और उस पर एक कपड़ा डाला था। इसमें भी मेरा वही इशू हो गया कि मैं अच्छे से रेड कलर यानी कि उसका रेड ब्राइट कलर मेंटेन ही नहीं कर पाए। तो उसके वजह से मुझे सर ने कहा था कि वापस करो, तो ये यहाँ पे मैंने इसको वापस किया है। तो आप देख सकते हो कितना फ़र्क आ गया। यहाँ पे मैंने शैडो भी ऐड करने की कोशिश की है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने वॉयलेट कलर की शैडो ऐड की है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि वॉयलेट कलर यूज़ करना है। इवन ये डार्क टोन करने के लिए मैंने वॉयलेट कलर का यूज़ किया है। तो आप देख सकते हो कि जस्ट बिकॉज मैंने रेड कलर को बहुत अच्छे से ब्राइट किया और रेड कलर को मेंटेन किया ब्राइटली, इसमें कितना फ़र्क आ गया। और एक बिन बैग थी जो मेरे सर ने दी थी मुझे कलर करने में, बट इसमें मैं ज़रा धीरे धीरे कर रही थी और कुछ गलत कर रही थी, तो ये भी मुझे सर ने बोला था रीडू करने को। तो यहाँ पे मैंने ये वापस रीडू किया है। तो इसमें मेरा क्या प्रॉब्लम हो गया कि मैंने ये जो शैडो है वो बहुत ब्राइट की थी, जबकि मुझे इस वॉयलेट कलर में थोड़ा डल कलर ऐड करके इसको डल करने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि अब शैडो जो है वो बहुत ऐसा नियॉनिश टाइप लग रही है। तो अभी ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मैंने प्रैक्टिसेस किए थे। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मैंने इंडिविजुअली किए हैं। इसमें कई गलत तो होता ही रहेगा, पर आप ये ध्यान में रखिए कि आपको इस तरह से इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी की है। आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखिए, ये मैं टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, इसके वजह से इसका आउटपुट ऐसा आया है। और आपने भी अपना स्टिल लाइफ है वो टाइम में कंप्लीट नहीं किया तो आपका ग्रेड पे बहुत उसका असर पड़ेगा। अभी ये जो है वो मैंने टाइम पे कंप्लीट किया था, तो इसीलिए इसका जो क्वालिटी है वो मत देखिए, पर इसमें जो मैंने डिटेल्स डालने की ट्राई की है वो देखिए। जैसे कि ये ग्लास है, तो ये ग्लास में मैंने किस तरह से क्लॉथ का येलो कलर डालने का ट्राई किया है, इस लोकी का ग्रीन कलर डालने का ट्राई किया, इवन इस बॉटल का रेड कलर डाला है। तो उसी तरह से मैंने इस टमाटो में भी किया है। ये स्टिल लाइफ है जो मैंने आपको दिखाया था, हमारे सामने रखकर किया था। अभी ये बाकी सारे भी मैंने सामने रखकर ही किए थे।
ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना सिंप्लीफाइड वे में मैंने सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की है। जैसे कि आप यहाँ पे एक हाइलाइट देख सकते हैं, इवन इस पत्तों पे हाइलाइट देख सकते हैं। ये भी स्टिल लाइफ मेरे सामने रखा था और इसमें मैंने बहुत अच्छे से फ्लो ऐड किया है। जैसे कि इस एप्पल में मैंने अच्छे से फ्लो ऐड किया है, इवन इस एप्पल में बहुत अच्छे से फ्लो ऐड किया है। ये बॉटल थी जो मैंने पहले आपको दिखाई थी, और यहाँ पे मैं कलर का ब्राइटनेस जो है वो बहुत अच्छे तरह से मेंटेन कर पाई हूँ। ये स्टिल लाइफ देखिए, इस स्टिल लाइफ को मैंने वर्टिकली किया, जैसे मैंने पहले बताया था मैं सामने बैठी होंगी इसीलिए ये वर्टिकली हुआ है। तो इसमें आप देखिए कि जो ये वेसल है उसको मैंने किस तरह से टेक्सचर देने की कोशिश की है। आपने ऐसा वेसल देखा ही होगा, तो इसको ना अंदर से इस तरह से कुछ टेक्सचर रहता है, तो वो भी यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है। इवन ये झाड़ू का टेक्सचर मैंने दिखाने की कोशिश की है। शायद से यहाँ पे कुछ चीज़ें गलत भी हुई हो, बट वो आपके प्रैक्टिस करने पर सुधर जाएगा। अभी ये देखिए, ये मैंने पेंसिल कलर में किया है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस करने के बाद मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम पर ये ऑनियन किया था। उसी टाइम पर मैंने ये ऑनियन किया था पोस्टर कलर में, और ये किया था वाटर कलर में। तो आप देख सकते हैं मुझ में कितना सुधार आया था उधर से इधर तलक। तो अभी तक आपने क्या-क्या सीखा है कि पहले तो बात हम रेफ़रेंस से करेंगे, क्योंकि पहले-पहले हमें आदत नहीं होती डार्क शेड्स देखने की या फिर बाउंस लाइट देखने की। फिर हम मूव ऑन करेंगे लाइव ऑब्जेक्ट्स पर, कि लाइव ऑब्जेक्ट्स को धीरे-धीरे करना चालू करेंगे। उनको भी हम इंडिविजुअली करेंगे, और फिर हम स्टेप वाइज़ एक बाद में स्टिल लाइफ का प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि मैंने किया है। तो अभी आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब तक बहुत कुछ एक साथ हो गया, वीडियो भी लंबा हो रहा है, होने दो, लेकिन पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। अब एक क्विक रिवीजन इन सबको करा देते हैं ताकि ये कुछ भूले ना, या फिर इन्हें सब याद आ जाए। हाँ सर, ज़रूर। जभी भी आप स्टिल लाइफ सब्जेक्ट या फिर कंपोजिशन चालू करो, तभी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी क्लास में आप बैठोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके क्लास में परफेक्ट लाइटिंग कंडीशन होगी। ऐसा भी हो सकता है कि 4-5 ट्यूबलाइट चालू है और आपको वो जो ऑब्जेक्ट रखा है सामने, वो अच्छे से समझ नहीं रहा होगा। तो उन सारे लाइट सोर्स से आपको एक ही लाइट सोर्स चूज़ करना है, उसी लाइट सोर्स से आपको इस तरह से कंपोजिशन बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ से लाइट सोर्स लिया है, और फिर आगे हमें एक डर रहता है डार्कनेस ऐड करने का, वो डर हमारा निकल जाना चाहिए। अभी मुझ में भी वही डर था, तो यहाँ पे मुझे सर ने क्या बोला कि पेंसिल से इसको डार्कनेस ऐड करो, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे डार्कनेस पेंसिल से ऐड करने की कोशिश की है। ऊपर से ये भी होता है कि जो बाउंस लाइट होता है, तो यहाँ पे मैंने इस कैबेज का बाउंस लाइट दिखाने की कोशिश की है, जो यहाँ पे ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा इस पॉट पे। और पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी पर्सपेक्टिव का यहाँ पे ये जो सर्कल है वो कैसा दिख रहा है वो निकालना, या फिर जो बेस है उसका सर्कुलर वे में दिखाना, जैसे कि मैंने डेमो में बताया ही था आपको। अभी ये है, तो इसमें है नेगेटिव स्पेस, तो यहाँ पे आप नेगेटिव स्पेस देख सकते हैं इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में। इवन यहाँ पे नेगेटिव स्पेस देख सकते हैं, इसका भी डेमो मैंने पहले आपको दिया था। अभी जब भी आप वाटर कलर जैसा मीडियम हैंडल करो, तभी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि उसमें डार्क शेड्स बनाए या फिर डार्क टोन बनाना ज़रा कठिन रहता है। तो आप इस तरह से कुछ प्रैक्टिसेस कर सकते हो डार्क टोन या फिर डार्क शेड्स बनाने की। अभी टाइम, टाइम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टाइम में इस तरह से कंप्लीट नहीं करो और ऐसा आपका इनकम्प्लीट रह जाए, ग्रेड पर बहुत बुरा असर पड़ेगा उसका। तो आगे आप आउटलाइन भी कर सकते हो कुछ इस तरह से, बट आप स्केच पेन से अगर आउटलाइन करोगे तो आपका मार्क्स ज़रूर घटेगा। तो इसीलिए आपको पेन ब्रश से आउटलाइन करने की एक हैबिट चाहिए, उसके लिए आप अलग से प्रैक्टिसेस भी कर सकते हो। तो अभी अभी मैंने क्या क्या बताया, एक था पर्सपेक्टिव, फिर होता है नेगेटिव स्पेस, बाउंस लाइट, कोर्स शैडो आपको देखने की, ऑब्जर्वेशन करने की हैबिट बनानी है, और फिर वाटर कलर में डार्क टोन्स बनाने हैं, और इवन टाइम में कंप्लीट करने का वो है, और फिर है हमारा आउटलाइन का पार्ट। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ। क्या बोलते हो सर? अनया, स्टिल लाइफ में हमेशा जो क्लॉथ रखा जाता है उसके बारे में हमने बिल्कुल बात नहीं की। इसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी देनी चाहिए। अभी उसके बारे में थोड़ा सा बात करते, क्योंकि गलती से हमारा ये रह गया है। अरे हाँ सर, हमसे तो क्लॉथ छूट ही गया। तो अभी मैं आपको क्लॉथ के बारे में बताऊंगी। तो बेसिकली क्लॉथ जो है वो एक मैनमेड ऑब्जेक्ट है, पर इसका जो फील रहता है वो नेचुरल ऑब्जेक्ट की तरह ऑर्गेनिक रहता है। यानी कि उसका एक अलग सा खुद का ही फ्लो रहता है।
क्लॉथ करते वक्त भी मैंने पहले रेफरेंस से ही किया, तो ये मैंने रेफरेंस से किया था। ऑल्दो मैंने ये रेफरेंस से किया, मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि कितना डार्कनेस ऐड करना चाहिए था, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने पेंसिल कलर से डार्कनेस ऐड करने की कोशिश की थी। तो उसके बाद में मेरे सर ने मुझे यहाँ पे कुछ डेमो करके दिखाया था कि किस तरह से ऐसे स्ट्राइप्स वाले क्लॉथ हम कर सकते हैं, और ये कुछ और प्रैक्टिसेस है सिंगुलर जो मैंने क्लॉथ की थी। अभी यहाँ पे देखिए, मैंने क्या किया था कि मुझे आई डोंट नो मर्जिंग का ज़रा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मुझे सर ने यहाँ पे मर्जिंग के कुछ टेक्निक्स दिखाए थे, जिससे मैंने यहाँ पे मर्जिंग करने का कुछ कोशिश किया था। तो अभी ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, बहुत सारे अलग-अलग रंग के क्लॉथ रख के इसको कलर किया था। तो आप देख सकते हैं मैंने हर क्लॉथ का कलर किस तरह से रखा है और किस तरह से करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्लॉथ की ही सेपरेटली प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, जैसे कि मैंने किया है। इवन यहाँ पे मैंने वही चीज़ रिपीट की है। तो मुझे लगता है ये वीडियो अभी एंड की तरफ बढ़ रहा है। क्या बोलते हो सर? अभी एंड की तरफ बढ़े हम? जी। ओके अनया, अभी इस वीडियो को फाइनली पूरा ही कर देते हैं, है ना? अब लास्ट इन लोगों को अभी ये बता दो कि यह हमने सारी प्रैक्टिसेस रेफरेंस से करने का असली कारण क्या है। हो सकता है हमारी जैसी सिचुएशन, ये हमें देखने वाले, ये सारे जो स्टूडेंट्स है प्रैक्टिस करने वाले, या फिर शायद कोई हो सकता है कि कोई सिखाने वाले भी होंगे, वो भी ये प्रॉब्लम्स फेस करते होंगे। तो चलिए इसके बारे में खुलासा करके अनया तुम इस वीडियो का तुम एंड कर दो। ओके? तो बेसिकली रेफरेंस से करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेरा शेड्यूल वैसा था, या फिर आपका शेड्यूल वैसा हो सकता है। जैसे आपको बताया सुबह आपको स्कूल होता है, बाद में ट्यूशन होता है, फिर रहता कौन सा टाइम है, शाम का। तो शाम के टाइम पे हमें नेचुरल लाइट यानी कि सन का लाइट मिलता ही नहीं है, तो हमें बेसिकली ट्यूबलाइट के लाइट में हमें करना पड़ता है। जो चीज़ आपको समझनी है कि रेफरेंस से करते हुए आपको कुछ उसमें टेंशन नहीं होता कि डे लाइट नहीं रहेगा या फिर सूरज अभी ढल जाएगा, उस सब चीज़ों का बातों का टेंशन ही नहीं होता। अगर आप डे लाइट में भी करोगे तो भी प्रैक्टिसेस आपकी स्लो चलेगी और उसमें डे लाइट चेंज होता जाएगा, मतलब सूरज ढलते 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 जाएगा। और देखिए नॉर्मली हम रेफरेंस से बताते नहीं है कि रेफरेंस से करो या फिर प्रमोट नहीं करते रेफरेंस को, पर इस मामले में रेफरेंस से करना ठीक है। जब भी आप रेफरेंस से करते हो तभी आपकी एक हैबिट बन जाती है, फोर शैडो देखने की रहती है या फिर बाउंस लाइट देखने की रहती है, तो आपको वो धीरे धीरे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स में भी दिखने लगती है, क्योंकि आपको रेफरेंस से करके थोड़ी सी उससे प्रैक्टिस हो गई रहती है। बट फाइनली आपको ये सारी चीज़ें लाइव ही करनी है, रेफरेंस तो सिर्फ एक सोल्यूशन है। अभी मैंने ये सारी चीज़ें आपको रेफरेंस के बारे में बताई है, पर द थिंग इज आपको रेफरेंस अच्छे क्वालिटी के ढूंढने हैं, कुछ भी रेफरेंस को ढूंढ कर करना नहीं है। और अगर आपको कुछ और क्वेरीज है और डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा और ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, और आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ ये ज़रूर वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू। तो क्या लगता है सर, आगे की टॉपिक? आगे क्या खत्म करना है ना? हाँ। अच्छा, इधर से ही ख़त्म कर दो 14 से ही।